पूर्णिमा बहुत डरी हुई थी। उसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी और उसने बस एक ही हफ्ते पहले लड़के को देखा था। पता नहीं लड़का कैसा होगा, सास कैसी होगी, ससुराल में कोई मुझे पसंद करेगा कि नहीं। ससुराल को लेकर हर लड़की के मन में हमेशा एक डर लगा ही रहता है, खासकर अरेंज मैरिज में। पूर्णिमा भी वही सोच रही थी, इतने में उसकी सहेली मधु आई। क्या बात है पूर्णिमा, ससुराल को लेकर परेशान है क्या? हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खुद का घर छोड़कर एक नए घर में जाना होगा, पता नहीं क्या होगा। सुना है तेरी एक जेठानी भी है। हाँ है तो। बस हो गया। क्या हो गया? सुख और शांति का सत्यानाश। जेठानी और देवरानी में हमेशा झगड़ा लगा ही रहता है। मुझे ही देख ले, मेरी जेठानी के साथ मेरी बनती ही नहीं है। यार क्या करूं, अब शादी तो करनी पड़ेगी। मधु ने पूर्णिमा का टेंशन और बढ़ा दिया। पूर्णिमा कुछ खास अमीर घर से नहीं है। उसके पिता साधारण सी एक कंपनी में कर्मचारी हैं। इसीलिए वो हमेशा से चाहते थे कि बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में हो, और इसीलिए उन्होंने एक अमीर घर ढूंढा जिसके साथ पूर्णिमा की शादी होने वाली थी। उसका नाम अनुज था और अनुज की मां जानकी। शादी की तारीख जितनी पास आती गई, पूर्णिमा का दिल उतनी तेजी से धड़कने लगा और उसकी शादी हो गई। वो डर डर कर ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही उसने अपनी जेठानी को देखा। वो घर के काम कर रही थी। पूर्णिमा को उसकी सास सरला ने कहा, छोटी बहू, अब तुम इस घर की बहू हो। इस घर का मान सम्मान सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कुछ मत करना जिससे इस घर की बदनामी हो, समझ गई? जी माँ जी। अब घर के कामकाज में अपना मन लगाओ। बड़ी बहू, इसे सब कुछ सिखा दो। ये बोलकर सरला अपने कमरे में चली गई। पूर्णिमा की जेठानी सुधा उसके सामने आई और कहा, क्या बात है, माँ की बातों से डर गई हो क्या? डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारी दीदी। ये सुनकर पूर्णिमा को लगा जैसे उसकी खुद की दीदी उससे बात कर रही हो। अपनी जेठानी से ये सुनने के लिए पूर्णिमा तैयार नहीं थी। उसने कहा, हाँ दीदी, असल में मैं पहली बार मेरी शादी हुई है ना, इसीलिए थोड़ी नर्वस हूँ। शादी तो पहली बार होती है क्यों? और कितनी शादियां करना चाहती हो तुम? अरे वो नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए, टेंशन में मेरे मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है। पूर्णिमा और उसकी जेठानी हंसने लगी। पूर्णिमा के मन में ससुराल को लेकर जो डर था वो थोड़ा कम हो गया। उसे लगा उसे यहाँ कोई अपना मिल गया। सुधा पूर्णिमा को काम सिखाने लगी। देखो पूर्णिमा, माँ जी के लिए 3 रोटी बनानी पड़ती है, कुल मिलाकर 20 रोटियां बनती हैं रोज। और घर के बाकी काम मैं सुबह उठकर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से उठना और रसोई में बस मेरी मदद कर देना। अभी अभी आई हो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। पूर्णिमा बहुत खुश हो गई। ऐसी जेठानी के साथ रहना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। अगले दिन वो सुबह के 7 बजे नींद से उठी। कमरे से बाहर आने के बाद देखा उसकी जेठानी सुधा बर्तन साफ कर रही है। दीदी, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, सारा काम कर लिया मैंने। अब सब लोग उठ जाएंगे, तुम बस चाय चढ़ा दो। पूर्णिमा चाय बनाने लगी। उसकी सास सरला नींद से उठकर रसोई में आई। छोटी बहू, कब उठी हो नींद से? यहाँ बहुओं को 5 बजे उठना पड़ता है, पता है ना? पूर्णिमा कुछ बोलने जा ही रही थी कि सुधा ने रोक लिया। सुधा ने सरला से कहा, माँ जी, आप फालतू में उसे डांट रही हैं। वो बेचारी तो 4:30 बजे उठ गई थी, मुझसे भी पहले। हम दोनों ने मिलकर सारा काम कर लिया। अच्छा, ऐसा क्या? तब ठीक है। माँ जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लाती हूँ। सरला चली गई। पूर्णिमा ने सुधा से कहा, दीदी, आपने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों कहा? अरे बहन, ये लोग पुराने जमाने के हैं, लेकिन हम दोनों तो नए जमाने के हैं ना, इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो फालतू में डांट खानी पड़ेगी। लेकिन माँ कहती थी कि झूठ बोलने से पाप लगता है। आपको पाप लग गया तो? अपनी बहन को डांट से बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो उससे पाप नहीं लगता पगली। आ जा, गले लग जा। सुधा ने पूर्णिमा को गले लगा लिया। पूर्णिमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आप कितनी अच्छी हो दीदी। तू भी अच्छी है बहन। सुन, तुझे सिलाई आती है क्या? नहीं तो क्यों? मैं सिलाई करती हूँ माँ जी से छुप छुप कर। कुछ पैसे आ जाते हैं हर महीने। आज दोपहर को मेरे कमरे में आ जाना। माँ जी सोई रहेंगी, मैं तुझे सिलाई सिखा दूंगी। तू भी कुछ पैसे कमा सकेगी। ठीक है दीदी। पूर्णिमा सभी को चाय पिलाने लगी। जेठानी और देवरानी ने मिलकर नाश्ता बना लिया। सब लोग खाना खाकर खुश हो गए। पूर्णिमा के पति अनुज ने कहा, वाह पूर्णिमा, तुम तो बहुत अच्छा चाय बनाती हो। हाँ हाँ, सब कुछ अपने हाथों से बनाया है पूर्णिमा ने। सुधा का पति अनिमेश बोला, वाह पूर्णिमा, माँ अच्छी लड़की पसंद किया है आपने। मैं अच्छी लड़की ही पसंद करती हूँ। बड़ी बहू अच्छी है और छोटी बहू भी। ये दोनों इस घर की शान है, शान। ये सुनकर सुधा और पूर्णिमा दोनों बहुत खुश हो गई। दोपहर को पूर्णिमा सुधा के कमरे में गई और सुधा से सिलाई सीखने लगी। कुछ ही दिनों में वो सिलाई में माहिर हो गई और वो भी पैसे कमाने लगी। लेकिन एक दिन सरला ने दोनों को सिलाई करते हुए देख लिया और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया।
तुम लोग सिलाई करके पैसे कमाती हो हैं, इस घर की बहू होकर तुम दोनों ये सब करते हो, शर्म नहीं आती? आज लौटने दो मेरे दोनों बेटों को, दिखाती हूँ। सुधा और पूर्णिमा दोनों डर गई। अनुज और अनिमेश एक ही कंपनी में काम करते थे। उसी दिन कंपनी बंद हो गई और दोनों की नौकरी चली गई। दुखी होकर दोनों पैदल घर लौट रहे थे और रास्ते में अनुज का एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सरला, सुधा और पूर्णिमा अस्पताल गई। अब क्या होगा मेरा बेटा? माँ, दोनों की नौकरी चली गई है और ऊपर से ये अस्पताल का खर्चा। घर कैसे चलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी सुधा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सिलाई का काम करके मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, उससे अस्पताल का खर्चा हो जाएगा और हम दोनों सिलाई का काम करके घर भी चला लेंगे। अरे सुधा, भगवान का शुक्र है कि तुम सिलाई करती थी और पूर्णिमा को भी सिखा दिया, वरना आज क्या होता। बहू के काम के बारे में तुझे पता था बेटा? हाँ माँ, इसमें गलत क्या है? आजकल लड़का लड़की दोनों को काम करना चाहिए। देखिए ना, अभी कैसे सुधा और पूर्णिमा की कमाई हमारे काम आ गई। ठीक कहा बेटा, मैं ही गलत थी। बहू तुम दोनों काम करो, मुझे भी सिखा देना, मैं भी करूंगी। कुछ ही दिनों में अनुज ठीक हो गया। जेठानी, देवरानी और सास तीनों अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ काम करने लगे। पूर्णिमा का डर बिल्कुल खत्म हो गया। जेठानी उसकी दीदी बन गई और सासू माँ सिर्फ माँ बन गई। इसी तरह वो सब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।